हमारा एक्सप्रेशन क्या था, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन हमारा क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट एक्सप्रेशन था। एन स्टैंड्स फॉर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास आर इंटू टी। इसमें ध्यान रखना टी हम किस में लेंगे, केल्विन में, क्योंकि इसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हमारा जो पाई है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसकी यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर, तो आर की उस समय क्या यूनिट हो जाएगी, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अगर हमारी पाई की यूनिट का सेट हम कितना ले रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमारे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर, ध्यान रखना टेम्परेचर हमारा किस में रहेगा, केल्विन में। इस केस में वॉल्यूम हमारा किस में रहेगा, लीटर्स में, और यहाँ पे वॉल्यूम हमारा किस में रहेगा, मीटर क्यूब में। हम क्या कह रहे थे, एक बात ध्यान रखना, अब इसके हिसाब से अगर हम चाहें तो किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास हम असेस कर सकते हैं। स्पेशली जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ज़्यादा आसानी से क्लियर कर सकते हैं। रीज़न ये है कि वैसे और भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें मोलैलिटी आती है। अभी आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी रिलेटिव लोवरिंग, उसमें क्या आता है, मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन में भी आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन वेपर प्रेशर की बात है, दैट मीन्स इट नीड्स हीटिंग। हीटिंग होने से ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमें जो डिस्कस करनी वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वहाँ पे भी हीटिंग है, तो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, कोगुलेट कर सकते हैं या उनकी बेसिक स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीडिंग पॉइंट, वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम रूम टेम्परेचर में करते हैं बिना किसी हीटिंग है, यानी मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होता, उसका जो एक्चुअल मास है वो सेम बना रहता है। तो ये मेथड बेस्ट मेथड है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी बायोमॉलिक्यूल और एनी अदर सब्सटेंस, क्योंकि इसकी पूरी कैलकुलेशन रूम टेम्परेचर में की जाती है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, इधर इन हीटिंग और कूलिंग। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे टेम्परेचर पे जो आपका रूम टेम्परेचर है उस पर कोशिश करनी है करने की। अगला हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट, उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनके कंसंट्रेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर दो सॉल्यूशन है, दे हैव सेम कंसंट्रेशन, और वी कैन से दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सच सॉल्यूशंस आर टर्म्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज हम ये कह रहे हैं कि पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 ऑफ RT इज इक्वल टू C2 ऑफ RT। मीन्स ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, N1 बाई V1 इंटू आर टी इज इक्वल टू N2 बाई V2 इंटू आर टी। अब हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, N1 V1 N2 बाई V2। ये केस किसका चल रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, W1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो कंसंट्रेशन है पहले उसकी हम बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V2। इसको 2 लिख लो तो समझ में आएगा। यानी अगर पहले सॉल्यूशन का जो हमारा सॉल्यूट है उसका वेट, उसका मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन का जो वेट है सॉल्यूट का उसका और मॉलिक्यूलर मास, यानी ये मोल्स हो गए अपॉन वॉल्यूम। कई बार ऐसा होगा कि कंसंट्रेशन बराबर नहीं होंगे, तो दो तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर हमने कहा कि C1 का सॉल्यूशन बड़ा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस केस में हम क्या देख रहे होंगे कि पाई 1 जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा पाई 2 से। तो पाई 2 जो कम है, सॉल्यूशन हैविंग लेसर कंसंट्रेशन विल बी टर्म्ड एज हाइपोटोनिक, and solution having more concentration or more osmotic pressure will be termed as hypertonic। तो ये तीन तरीके के सॉल्यूशंस हैं, आइसोटोनिक जिसमें बराबर कंसंट्रेशन है, हाइपोटोनिक जिसका कंसंट्रेशन कम है, और हाइपरटोनिक जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जो हम बात करते हैं 0.91%, अगर एक्वस NaCl का सॉल्यूशन ले लें तो ये सॉल्यूशन कैसा होता है,
आइसोटोनिक होता है, सेम कंसंट्रेशन कैरी करता है किसके साथ, ब्लड सेल्स के साथ। दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड सेल्स। और इसी तरीके का सॉल्यूशन आपको जो सेलाइन सॉल्यूशन हॉस्पिटल्स में लगाया जाता है, दिस इज दिस आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर?